हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निगम कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस एनपीओ का आज फर्स्ट लेक्चर या पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ये आपकी 12th क्लास की बुक में फर्स्ट चैप्टर है। इसमें 2-3 वीडियो इसके बनेंगे एटलीस्ट, देखते हैं 3 या 4 जो भी, जिसमें आपका पूरा चीज़ें कवर हो जाएं। आज सबसे पहले तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। और एक क्वेश्चन और नोट किया है, अगर टाइम बच गया तो इसको भी देख लेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर है क्या, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, यानी जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे पहली बात, इनका उद्देश्य या तो समाज सेवा होता है या फिर प्रॉफिट कमाने के अलावा कुछ भी होता है। मेनली समाज सेवा या अपने मेंबर्स का एंटरटेनमेंट करना हो सकता है। एनपीओ में बहुत सारे चीज़ें कवर हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आपकी बुक्स में जो क्लब्स होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम ज़्यादातर अपने लेक्चर को उधर ही रखेंगे। सबसे पहले तो एनपीओ में कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, टर्मिनोलॉजीज। जब हम एनपीओ कह रहे हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया ही नहीं है, तो फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाया जाता है। क्योंकि एक बार तो हम ये कह रहे हैं कि मेरा एनपीओ है और फिर हम कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं लगती। इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ये वैसे ही बनता है, सारा कुछ वैसे ही बनता है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट साइड में इनकम्स, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बट आपको समझना इसका नाम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इसके ऊपर एक चीज़ दिखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप इसको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का मिला जुला रूप समझ सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट है, आप यूँ मान लें। जितनी भी पैसे, फंड्स, कैश क्लब को मिलते हैं, एनपीओ को मिलते हैं, वो सब रिसिप्ट में, डेबिट साइड में, और जितना भी पैसा जाता है वो सब क्रेडिट साइड में, पेमेंट्स में लिखा जाता है। इन दोनों अकाउंटों में एक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है समझिएगा। इससे सिर्फ हम निकालते हैं कि फंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैश आई और कितनी कैश गई, या यूं कहें क्या ओपनिंग था और कितना आया उसके बाद, और कितना खर्चा हो गया, क्या क्लोजिंग बचा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या ओपनिंग था और कितना और साल भर में आया, वो सब डेबिट में, फिर कितना खर्च हो गया उसमें से, और लास्ट में क्या बच गया, यानी क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। इसमें हम सारी वो चीज़ें लिख देंगे जितनी कैश हमारे पास आई है, चाहे वो कैश इस साल की हो, चाहे पिछले साल की हो, चाहे अगले साल की हो। बस हमारा एक ही उद्देश्य है, कैश आ रही है तो डेबिट में लिखना है। आई एम रिपीटिंग, चाहे कैश इस साल की हो, चाहे पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे अगले साल से रिलेटेड हो, अगर कैश आ रही है तो डेबिट में लिखेंगे, और अगर कैश जा रही है तो क्रेडिट में लिखेंगे। एक और चीज़, अगर चाहे वो कैश रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, अगर आ रही है तो डेबिट में, और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अगर कैश जा रही है तो क्रेडिट में। इसका मतलब इस अकाउंट में हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आने वाली कैश डेबिट और जाने वाली कैश को इस अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे।
चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू आइटम हो, हमें उसमें बाइफर्केशन नहीं करना है। बस आएगी तो डेबिट में और जाएगी तो क्रेडिट में लिखना है। ये इस अकाउंट बनाने का एक इसमें प्रिंसिपल लगेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्योरली प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही बनेगा। यहाँ सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही आएंगे, रेवेन्यू इनकम क्रेडिट में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट में। रेवेन्यू इस साल से रिलेटेड होनी चाहिए, करंट ईयर वाले होंगे, अर्थात अगर किसी करंट ईयर में कोई और खर्चे होने थे नहीं हुए, आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करेंगे, प्रीपेड है तो माइनस करेंगे। इसी तरह इनकम में अगर एक्रूड है तो प्लस करेंगे और अगर हमें अनअर्न्ड है तो माइनस करेंगे। ये बात एकदम एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। यहाँ सिर्फ रेवेन्यू के आइटम्स आएंगे, यानी डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसे हम इस चैप्टर में प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे सरप्लस। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट की जगह उसको सरप्लस का नाम देते हैं, और अगर लॉस आ रहा है तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। आगे इसके बाद बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनती है वैसे ही बनेगी। राइट हैंड साइड पर एसेट्स और लेफ्ट हैंड साइड पर लायबिलिटीज आएंगी, और इसमें कैपिटल फंड एक चीज होती है, वो हमारे कैपिटल अकाउंट की जगह कैपिटल फंड आता है। इसको सब बाद में देखते रहेंगे, थोड़ा बहुत बता दिया है। अब हम आते हैं टर्मिनोलॉजीज पे। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये क्लब की सबसे मेन इनकम होती है, जो मेंबर्स हर महीने नॉर्मली या साल में जब भी तय हो जाए, 2-2 महीने पर या एक साल में एक बार, वो जो सब्सक्रिप्शन दिया जाता है मेंबर्स के द्वारा अपने क्लब को जो पेमेंट करते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इस पर डिटेल में क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस पर अभी आप इतना बस जान लें, सब्सक्रिप्शन ये क्लब की सबसे मेन इनकम होती है। इस पर क्वेश्चंस कई एक बनाने पड़ेंगे, तब जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझने वाला है इस चैप्टर में, इसलिए इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। डोनेशन। डोनेशन हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्पेसिफिक डोनेशंस और जनरल डोनेशंस। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, मीन्स जिस आदमी ने डोनेशन आपको दिया है या जिस भी संस्था ने आपको डोनेशन दिया है इस क्लब को, उसने आपको बता दिया है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने डोनेशन दिया है और आप इसको इस पर्पस में खर्चा करोगे, तो इसलिए ये आपकी एक तरह से लायबिलिटी है, तो इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन होगा। जहाँ तक जनरल डोनेशन की बात है, अगर अमाउंट बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है, तो उसको लायबिलिटी में लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार नहीं मिलेगा इस तरह का अमाउंट। और अगर छोटे मोटे डोनेशंस हैं जो जनरली मिलते रहते हैं साल भर, तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे। ये हो गया डोनेशंस की बात। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। जब कोई भी मेंबर वो चाहता है कि हम हर बार बार ना दें, एक बार हमसे पूरा अमाउंट ले लीजिए और मुझे पूरे लाइफ के लिए, मेरी लाइफ के लिए मुझे मेंबरशिप दे दीजिए, तो जब इकट्ठा पैसा आ जाता है क्लब के पास, तो उसको हम अपनी कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस को, तो इसको हम कैपिटल रिसिप्ट की तरह मानेंगे। लिगेसी में आप कह सकते हो कि ये एक नॉर्मली लोग अपने विल जो बनाते हैं, वसीयत बनाते हैं, उससे पैसा देते हैं क्लब को, और उसमें अपनी विल में वो लिख देते हैं कि उनकी डेथ के बाद ये चीज़ या ये बिल्डिंग या ये पैसा या इतना ये आइटम, ये मैं चाहता हूँ कि एसेट ये क्लब को मिल जाए। तो किसी विल के माध्यम से जो पैसा, जो भी चीज़ या एसेट क्लब को मिलती है, वो लिगेसी कहलाती है। ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखी जाएगी। एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड का मतलब होता है जब किसी आदमी ने कोई गिफ्ट दिया है, कोई आदमी ने गिफ्ट दिया है, किसी खास पर्पस के लिए गिफ्ट दिया है, गिफ्ट मिला है और किसी खास
पर्पस के लिए गिफ्ट मिला है, इसको भी हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही लिखते हैं। ऑनरेरियम क्या होता है, ज़्यादातर कई बार क्लब्स कभी कुछ फंक्शंस या कुछ लेक्चर्स वगैरह अगर दिलवाते हैं किसी डॉक्टर से या किसी बड़े लर्नड व्यक्ति से, और उसके बदले में उसे जो पेमेंट किया जाता है तो उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। ये क्लब के एम्प्लॉयज़ के अलावा किसी दूसरे आदमी को पेमेंट किया जाता है, और यहाँ उसका हम पेमेंट ऐसे नहीं बोलते कि इसको हमने पेमेंट किया है, हम उसको कहते हैं कि हमने उसको ऑनर में दिया है, इसीलिए इसका नाम ऑनरेरियम है। और ये कई बार क्लब्स इस तरह के प्रोग्राम्स अगर कराते रहते हैं तो उनका ये रूटीन खर्चा है, और इसलिए इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं नॉर्मली। अब बात आती है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस की, इसके बारे में समझ लीजिए। इसके बारे में अलग अलग ऑथर्स में अलग अलग व्यूज़ हैं। ये होता क्या है पहले बता दूं, जब कोई मेंबर किसी भी क्लब को ज्वाइन करता है तो जो उसको मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शन जो देता है वो तो देना ही पड़ता है, लेकिन फर्स्ट टाइम पहली बार उससे हम एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस के नाम पर कुछ अमाउंट ले लेते हैं। ये जो अमाउंट हम लेते हैं ये उस हर व्यक्ति से सिर्फ एक बार लिया जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति से एक बार लिया जाता है, इसीलिए कुछ अकाउंटेंट्स का ये मानना है कि इसे हमें कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए लायबिलिटी में लिखना चाहिए बैलेंस शीट की। लेकिन कुछ ऑथर्स का या कुछ अकाउंटेंट्स का ये मानना है कि नहीं, ये भले ही हर मेंबर लाइफ में एक बार देता है, लेकिन क्लब को तो हर साल मिलता रहता है। अगर हर साल एंट्री खुली हुई है और हर साल नए नए मेंबर्स बन रहे हैं तो क्लब को तो हर साल ये इनकम आती है इस नाम से, इसलिए इसको रेवेन्यू रिसीप्ट मानना चाहिए। अब एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है आप समझ लीजिए। इसको समझाने के लिए मैं एक केस बना सकता हूँ। इसको पहली बात तो हम ये मानेंगे कि अगर कुछ नहीं कहा गया, कुछ ना कहा जाए तो हमें इसको रेवेन्यू मान लेना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि अगर किसी क्लब को मान लेते हैं मिला है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ क्या मिला है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के नाम पर और बड़ा लिख देता हूं, एंट्रेंस फीस के नाम पर अगर किसी को 2 लाख मिला है, मैं 2 चीज़ें बना रहा हूं। देखिए, एक ये बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा बना रहा हूं बैलेंस शीट। हर केस में कैसे होगा, पहला केस अगर हम बनाते हैं तो फर्स्ट केस देखिए, 4 केस बना रहा हूं इसके। फर्स्ट केस, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ कहा ही नहीं क्वेश्चन ने, एंट्रेंस फीस मिली 2 लाख खाली इतना बताया, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम इसको हमने क्या बताया, इस एंट्रेंस फीस को हम रेवेन्यू मान लेंगे। ज़्यादातर बुक्स में यही बताया गया है, वही आप कर लीजिए। और एंट्रेंस फीस हम पूरी 2 लाख रुपए यहाँ दिखा देंगे। यहाँ कुछ नहीं आएगा, कहीं कुछ नहीं आएगा। ये हुआ केस 1। केस 2, अगर इसमें कहा गया है कि इसे हमें रेवेन्यू मानना है, अगर कहा गया, केस 2 मान लेते हैं, बोला गया क्वेश्चन में आपके कि एंट्रेंस फीस शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तो आप तो भी यही काम करोगे। साइलेंट था तो भी रेवेन्यू माना, और अगर क्वेश्चन कह देता है रेवेन्यू मानिए, तब तो रेवेन्यू मानना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि वो कहे कि आपको इसको कैपिटल रिसिप्ट मानना है। तो अगर कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे तो इसका मतलब हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। थर्ड केस में हम इसको यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाएंगे और अपनी एंट्रेंस फीस को लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। एंट्रेंस फीस को लायबिलिटी साइड में 2 लाख रुपीस दिखा देंगे। ये 3 केस हो गए हैं। चौथा केस मैक्सिमम कुछ हो सकता है। मान लीजिए वो कह रहा है कि इसके 2 पार्ट कर लो, 60% को कैपिटल मान लो और 40% को रेवेन्यू मान लो। अगर वो ऐसा कहता है तो फिर एंट्रेंस फीस दोनों जगह दिखाएंगे। एंट्रेंस फीस का 40%
यानी 80,000 यहाँ दिखा देंगे और इसका 60% मीन्स 1,20,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ये ट्रीटमेंट आपका पूरा मैंने बता दिया। एंट्रेंस फीस का आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ सकता है। तो ये हो गया, 7th पॉइंट तक हो गया। अब आते हैं 8th पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका जो भी आएगा, ये न्यूज़पेपर वगैरह निकला करते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर क्लब में न्यूज़पेपर्स आते हैं, कई बार कई क्लब्स कई न्यूज़पेपर मंगाते हैं, इंग्लिश के, हिंदी के वगैरह वगैरह, तो वो सब आते हैं। या कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह, खेल जहाँ होते हैं वहाँ वो पुराने होते रहते हैं और ओल्ड न्यूज़पेपर हम लोग ओल्ड मटेरियल्स वगैरह बेचते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो ये आप कह सकते हो कबाड़ या रद्दी वगैरह से जो चीज़ें आती हैं, उनको हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दिखा देते हैं। इनकम साइड में दिखा देते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, 9th पॉइंट में, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। बहुत ध्यान समझिएगा, इसको समझाने के लिए फिर हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं अपने लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एसेट है, मान लेते हैं एसेट की हमारी बुक वैल्यू, एसेट है हमारे पास, और एसेट की जो बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है वो मान लेते हैं मेरे पास है 80,000 रुपीज़ की, और इसको हमने मान लेते हैं सोल्ड कर दिया है 60,000 रुपीज़ में। अब इसे हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन देंगे ज़रा देखिएगा। और मान लेते हैं जो भी एसेट्स हैं हमारी, टोटल एसेट्स, यही वाली टोटल एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं हमारे पास था 3 लाख रुपीज़ का, यानी इस 3 लाख की एसेट में से ही 80,000 बुक वैल्यू की एसेट, पहले समझ लीजिएगा, 3 लाख की एसेट थी, इस 3 लाख की एसेट में से 80,000 की बुक वैल्यू की एसेट हमने बेची है 60,000 में। अब इसका प्रेजेंटेशन पूरा कैसे होना है आप समझिएगा। सबसे पहली बात तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को बेचने का लॉस या प्रॉफिट ही जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा। पहली बात तो रिसिप्ट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 60,000 रुपए रिसिप्ट साइड में आया रहा होगा, 60,000 रुपीज रिसिप्ट साइड में लिखा रहा होगा सेल ऑफ एसेट्स करके, वो तो 60 वहां लिख दिया गया होगा। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, याद रखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आता है, तो इस केस में यहां हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट का जो भी नाम होगा, हमने नाम नहीं रखा है, 20,000 ओनली, यहां केवल 20 आएगा। अगर मान लीजिए यही एसेट 90 में बिक गई होती, अगर यही एसेट बुक वैल्यू 80 की एसेट 90 में बिक गई होती, तो फिर ये ना लिख करके हम लिखते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 10,000। अगर ये ज्यादा बिक गया होता बुक वैल्यू से, तो हम लिखते यहां पर, यहां तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ इधर लेंगे, और इधर क्या लिखते, अगर प्रॉफिट ज्यादा बिका होता तो लिखते बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 10,000, अगर 90 में बिका होता तो। अभी एक ही रखते हैं, लेकिन बस बता दिया मैंने। यानी आपको यूं समझना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ एसेट को बेचने का प्रॉफिट या लॉस ही लिखा जाता है। अब आते हैं यहां बैलेंस शीट जब बनेगी तो एसेट की ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं, यहां पर है 3 लाख रुपीस, तो 3 लाख में यहां पर माइनस करेंगे लेस सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट लिख देंगे, 80,000 माइनस करके यहां पर लिखेंगे 2,20,000, और इसके बाद अगर डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा वो बात की बात, उसको बाद में पढ़ लेंगे। बहरहाल बैलेंस शीट में बुक वैल्यू माइनस की जाएगी,
जितने में एसेट बिकी है वो वैल्यू केवल रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट साइड में आएगी, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, और प्रॉफिट या लॉस, लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, इनकम मैनेजमेंट अकाउंट में आएगा। ये ट्रीटमेंट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स का। अब हम क्या करते हैं, बस बाकी बचे टाइम में थोड़ा सा, चलिए जब क्वेश्चन बना लिया है तो एक, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड बना हुआ है, सपोज एक क्लब है, वो स्पोर्ट्स क्लब है, ज़्यादातर स्पोर्ट्स के मैचेस वगैरह कराते रहते हैं, तो उन्होंने एक अपना मैच फंड बनाया है, मैच फंड बना है और उसमें डोनेशंस वगैरह भी आते रहते हैं, और हमने क्वेश्चन बना लिया है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। कि मान लेते हैं एक क्लब है, उसमें मैच फंड बना हुआ है, साल के पहले दिन, पिछले सालों से मिलता रहा होगा इनके पास, फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो फंड में 3 लाख रुपीज़ हैं, और इसके बाद इसी जो 3 लाख रुपीज़ आए थे वो इन्होंने उठा करके पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, और इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है उस पर 12% अर्निंग मिलती है। इन्वेस्टमेंट पे जो अर्निंग आती है वो मान लेते हैं 12% मिलती है, तो वो 3 लाख रुपीज़ है। अब जरा हम लोग देखेंगे इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये हम बैलेंस शीट में आपको शो करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ये मान लेते हैं क्लब की बैलेंस शीट है। पहली बात तो समझ लें, अगर किसी भी चीज़ का फंड बना हुआ है तो उससे संबंधित जितनी भी इनकम्स हैं, उससे संबंधित जितनी भी इनकम्स हैं, सारी इनकम इसी फंड में ऐड होंगी। जो फंड से और पैसा मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर वो भी उसमें ऐड होगा। अगर हमने उस फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी जो अर्निंग है वो भी इसी फंड में ऐड होंगी, और लास्ट में इससे संबंधित जितने भी खर्चे हैं, क्योंकि हमने फंड बनाया है तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में, उसके खर्चे इसी फंड से माइनस होंगे, इसी फंड से माइनस होंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास ये मैच फंड बना हुआ है तो हमने ऐसे इसको लिख दिया मैच फंड। यहां पर हम लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपीस का, 3 लाख रुपीस का हमारे पास मैच फंड है, ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमको डोनेशंस और मिल गए हैं, डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 90,000, तो प्लस डोनेशंस रिसीव्ड, डोनेशंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लिख रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिखने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं, इसको इधर से ले लेता हूं पूरा, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाए। ये लीजिए, और साफ साफ लिख दूंगा मैच फंड, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 3 लाख प्लस डोनेशंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना और मिला 90,000। इसके बाद और देखिए प्लस इसमें हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो 3 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट था। 12% के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस था, पूरे साल भर इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा था, तो 36,000 रुपीज़ हमारी को इंटरेस्ट आ जाना चाहिए था। 3 लाख इंटू 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12%, यानी हमको 3 लाख का 12% 36,000 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए था। 3 लाख का 12%,
36,000 हुआ, लेकिन एक्चुअल में हमको केवल 20,000 रुपये मिला है, मीन्स 16,000 रुपये हम लिखेंगे। ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है जो मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो देखिए अब इसमें ये भी यहीं पर आएगा क्योंकि इसी से रेंज में, तो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 20,000 प्लस इंटरेस्ट एक्रूड, ये भी यहीं जाएगा 16,000। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओपनिंग बैलेंस जो था वो प्लस डोनेशन और मिले उसको उसमें ऐड किया, और जो इसकी इनकम आनी थी वो हो गया। और अब मेरे पास ये हो गया 3 लाख प्लस 90,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000, तो ये होगा 4,26,000। अभी इनर कॉलम में लिखा है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें से जो हम मैच के प्राइजेज अवार्ड हमने किए हैं, दिए हैं, वो माइनस करेंगे क्योंकि इसका खर्चा है, और अदर एक्सपेंसेस जो ड्यूरिंग द ईयर हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स कराए हैं उसमें खर्चा हुआ है, तो लेस मैच प्राइजेज अवॉर्डेड जो प्राइज अवार्ड किए दिए लोगों को, कितना 1,10,000, और लेस अदर एक्सपेंसेस इसी के मैच से संबंधित है ये, इसीलिए 25,000, और ये हो गया माइनस, तो 1,35,000 माइनस कर देंगे इसमें से, और इस तरह ये बचेगा 2,91,000। ये मैच फंड के रूप में आएगा। लायबिलिटी साइड है ये बैलेंस शीट की हमारी, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। और अब एसेट में क्या लिखेंगे? एसेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट इसका नाम है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ये है हमारे पास 3 लाख का, और एक और चीज़ आनी है इसी में, एक्रूड इंटरेस्ट। ये नहीं मिला, मिलना है, इसलिए 16,000 रुपीज़ ये आएगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जितने टॉपिक्स हमने आज प्लान किए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम और चीज़ें, कुछ फंड का भी कुछ एक थोड़ा बहुत और चीज़ें बतानी हैं वो भी बता देंगे, और इसके बाद चलिए आज ही बता देते हैं। कभी कभी ऐसा भी अगर हो जाए, बाय द वे आपको अभी बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये एक्सपेंसेस जो हुए हमारे मैच फंड प्राइजेस अवॉर्डेड या अदर एक्सपेंसेस, अगर मान लो हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस 4,26,000 यहाँ पर आया था, और अगर एक्सपेंस हमारे 5 लाख के हो गए होते, यानी इस फिगर को क्रॉस कर गए होते, ज़्यादा हो गए होते, तब यहाँ पर हम 4,26,000 तक तो माइनस कर सकते थे। तो 4,26,000 यहाँ माइनस करके यहाँ नील दिखाते, ज़ीरो कुछ ना दिखाते, और जो 24,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चे हो गए हैं, फिर वो 24,000 रुपीज़ हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर की तरह दिखाने होंगे। आई एम रिपीटिंग, अगर इस तरह का कोई फंड बना है और उस फंड में होने वाले खर्चे, जो टोटल हमारे पास फंड में पैसा आया है उससे को एक्सीड कर जाता है, एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाते हैं, तो जो डिफरेंस होता है जितना यहाँ पर नहीं दिखा पाए, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर की तरह शो करते हैं। ठीक है ना? तो ये अब फंड से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक तो सब्सक्रिप्शन के बारे में क्वेश्चंस बनाएंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ और बता करके, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में शायद नंबर आएगा जब हम पूरा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन उठाएंगे। 1 या 2 लेक्चर्स वीडियोस और बनेंगे। यहाँ पर एक बात और छोटी सी बता दूँ, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमको एक नहीं बल्कि 2 बनानी पड़ती हैं। एक तो क्वेश्चन में कहता है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को, वो तो बनानी ही पड़ेंगी, लेकिन एक और बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट बनानी पड़ती है हमको।
एज अ वर्किंग नोट बनानी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया होता है, ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया होता है। तो उस ओपनिंग कैपिटल फंड को निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। उसके लिए जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं वो इसी तरह के हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा आपके क्वेश्चन में, वहां से कुछ इंफॉर्मेशंस निकाल लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशंस एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे नीचे दी हुई होंगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल करके एसेट साइड की ज़्यादातर इंफॉर्मेशंस होती हैं वो रख लेंगे ओपनिंग बैलेंसेस वाली, और लायबिलिटी में अगर एक दो दी हुई तो वो रख लेंगे, और बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वहाँ पर वो मेरी ओपनिंग कैपिटल फंड निकलेगी। तो इस तरह क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। बहरहाल ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आगे वो ये होगी कि यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। बट मैंने कहा आपको कि कई बार आपको बैलेंस शीट एक नहीं बल्कि दो बनानी पड़ती हैं। सबसे पहली बैलेंस शीट हम बना लेते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, और उसके लिए कई बार हमको थोड़ा सा सतर्क होना होता है, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो हमें इधर उधर स्कैटर्ड वे में दी होती हैं और उसको गैदर करना होता है, और फिर अपना दिमाग लगा करके वो सारी इन्फॉर्मेशंस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में रखनी होती हैं, और उसके बाद उस बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो ओपनिंग कैपिटल फंड होता है, और यही ओपनिंग कैपिटल फंड हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में आगे मदद करता है। तो बस आज इतना ही। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्रिप्शन के बारे में और एक दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।